नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे क्लास पे। और आज का क्लास इंडियन पॉलिटी का सेकंड क्लास होने वाला है, तो आप लोग सबको स्वागत है। और उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और आज के सेशन पे चलते हैं। तो पिछले क्लास में हम डिस्कशन किए थे इंडियन पॉलिटी का सिलेबस और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, उसके ऊपर डिस्कशन किए थे। तो आज हम इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिस्कशन करेंगे। जब इवोल्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डिस्कशन करेंगे तब हमारे माइंड में ये आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी जब इंडिया आते हैं वो ट्रेड के तहत ही आते हैं। वहाँ का ब्रिटिश का जो एलिजाबेथ फर्स्ट वो ग्रांट करते हैं कि वहाँ पे इंडिया पे जाओ और ट्रेड करो, इस टाइप का चार्टर वो ग्रांटेड करते हैं। तो बाद में जब ब्रिटिशर्स आते हैं वो ओनली ट्रेड के तहत ही आते हैं, और बाद में जब धीरे धीरे वो इंडिया में बसते हैं तो इसके बाद वो पॉलिटिकल इंटरेस्ट लेते हैं। तो बाद में इंडियन जो वार होता है पॉलिसी वार इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि वहाँ से ही दीवानी राइट्स ब्रिटिशर्स को मिला था। उसके बाद बक्सर वार जो हुआ था 1764 को, वहाँ पे डुअल गवर्नमेंट हुआ था। एक साइड नवाब थे और दूसरे साइड ईस्ट इंडिया कंपनी। तो इस टाइप के धीरे धीरे ब्रिटिशर्स इंडिया में बसने लगे और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का स्टार्टिंग होता है। और अगस्त 1947 को इंडिया इंडिपेंडेंस होता है। उसके बाद इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का फ्रेम होता है। तो जब हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन को डिस्कशन करते हैं और उसका इवोल्यूशन को डिस्कशन करते हैं तो मेजर टाइमलाइन होता है, जो कि द कंपनी रूल्स और द क्राउन रूल्स। द कंपनी रूल 1773 से 1858 तक था और क्राउन रूल 1858 से 1947 तक था। ये दो टाइमलाइन बहुत इम्पोर्टेंट है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का हिस्ट्री पार्ट को देखने के लिए। तो आज हम द कंपनी रूल डिस्कशन करेंगे, जो 1773 से 1858 तक, और उसके बाद हम धीरे धीरे क्राउन रूल पे जाएंगे। तो फर्स्ट आज रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 डिस्कशन करेंगे, क्यों लाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773। तो फर्स्ट हम जब उसका बैकग्राउंड देखेंगे तो इनएफिशिएंट डुअल सिस्टम था। जो डुअल सिस्टम था, एक तरफ नवाब थे और दूसरे साइड ब्रिटिशर्स थे जो ईस्ट इंडिया कंपनी, एक साइड रॉबर्ट क्लाइव और दूसरे साइड नवाब ऑफ बंगाल थे। तो उस टाइम जब डुअल गवर्नमेंट स्टार्ट हुआ था तो उसी टाइम बहुत सारे टैक्स लेते थे ब्रिटिशर्स। तो उसी वजह से बंगाल में एक ग्रेट फेमाइन आया था, जो 1769 से 1770 तक ये था ग्रेट फेमाइन। उसी वजह से बहुत सारा मिस गवर्नेंस देखने के लिए मिला और वहाँ पे बहुत सारे ईस्ट इंडिया कंपनी का जो स्टाफ थे, जो काउंसिल मेंबर थे, वो सारे करप्टेड हो गए थे। और एक रीज़न देखने के लिए मिलता है फाइनेंशियल डिस्ट्रेस्ड। ये होता है जब टैक्स कलेक्शन नहीं कर पाते तो बहुत सारा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस देखने के लिए मिला। और मेजर कारण ये होता है कि मैसूर वार हुआ था, जो हैदर अली के अगेंस्ट हुआ था। तो हैदर अली यहाँ पे जीत गए थे और 1769 को द फेमाइन भी आया था और ये फाइनल डिस्ट्रेस के वजह से भी रेगुलेटिंग एक्ट लाना पड़ा। तो उसी टाइम 1 मिलियन पाउंड्स का डिमांड किए थे ईस्ट इंडिया कंपनी ब्रिटिश पार्लियामेंट में। तो वो ग्रांट हुआ था 1773 में, और उसी के तहत जब ग्रांट हो गया 1 मिलियन पाउंड्स का, तब उसका हिसाब किताब रखने के लिए तो ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक रेगुलेटिंग एक्ट स्टार्ट किया और तभी से रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 स्टार्ट हुआ। तो हम जब रेगुलेटिंग एक्ट 1773 को डिस्कशन करेंगे तो उसका प्रोविज़न ऑफ द एक्ट भी देखेंगे, डेजिग्नेशन उसका देखेंगे कि कौन क्या पोस्टिंग पे था। तो डेजिग्नेशन जब डिस्कशन करेंगे, रॉबर्ट क्लाइव वहाँ पे था, गवर्नर ऑफ बंगाल थे। तो उस टाइम पे चेंज हो गया जब 1773 रेगुलेटिंग एक्ट आया, तो वहाँ पे हो गया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में आता है। तो गवर्नर ऑफ बंगाल से गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुआ था 1773 एक्ट में। और उसी टाइम लॉर्ड क्लाइव चेंज होके वारेन हेस्टिंग
वॉज अपॉइंटेड एज द फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल। और उसी में एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी था, कॉन्स्टिट्यूटेड ए 4-person एग्जीक्यूटिव काउंसिल टू असिस्ट द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इन हिज रोल। तो उसके बाद फिर देखेंगे सेंट्रलाइजेशंस का यहाँ पे हुआ था। सेंट्रलाइजेशंस मतलब वहाँ पे जो बॉम्बे और मद्रास जो प्रोविंस थे अब वो सॉवर्डिनेट पोस्ट पे थे और जो बंगाल था वो सेंटर पे था। तो यहाँ पे सेंट्रलाइजेशन का फर्स्ट टाइम देखने के लिए मिला था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट पे। सुप्रीम जुडिशियरी भी देखने के लिए मिला था। कोलकाता पे एस्टेब्लिश किया था सुप्रीम कोर्ट। इसमें जस्टिस एंड वन चीफ जस्टिस एंड 3 अदर जजेस को अपॉइंट किया गया था। और ये सिविल एंड क्रिमिनल जुरिडिक्शंस ओवर द ब्रिटिश सब्जेक्ट एंड नॉट इंडियन नेटिव्स। ये ब्रिटिशर्स के क्रिमिनल एंड सिविल जुरिडिक्शन को देखते थे बट इंडियन नेटिव्स को नहीं देखते थे। और रेस्ट्रिक्शन ऑन प्राइवेट ट्रेड, और रेस्ट्रिक्शन था कि प्राइवेट ट्रेड के ऊपर रेस्ट्रिक्शन था ईस्ट इंडिया कंपनी के थ्रू। उसके बाद सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट, तो सिग्निफिकेंस डिस्कशन करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 का। It was the first step by the British Parliament top regulate and control the affairs of the East India Company। ये टॉप बोर्ड था ब्रिटिश पार्लियामेंट के थ्रू, वहाँ से कंट्रोल होता था ईस्ट इंडिया कंपनी का। और ये था सिग्निफिकेंट। और सेंट्रलाइजेशन हम देखे थे, सेंटर पे बंगाल था और सबऑर्डिनेट पोस्ट पे मद्रास और बॉम्बे था, ये था। और इसका इशू विथ एक्ट चेक करने के लिए हम देखेंगे देयर वर प्रैक्टिकल लूपहोल्स इन एनहांसिंग द रेगुलेटिंग एक्ट 1773 सच एज। रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट तो बन गया था बट उसका कुछ सही तरह से उसका रूल रेगुलेशन नहीं किया गया था। पावर्स ऑफ द सुप्रीम कोर्ट वर नॉट वेल डिफाइंड। और उसके बाद गवर्नर जनरल डिडंट हैव एनी वीटो पावर इन एग्जीक्यूटिव काउंसिल। हमारे प्रेसिडेंट को जैसे वीटो पावर मिलता है वहाँ पे गवर्नर जनरल को वीटो पावर नहीं मिला था, इसलिए भी बहुत इशू देखने के लिए मिला था 1773 रेगुलेटिंग एक्ट में। गवर्नर्स ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे रिस्ट्रेंड देमसेल्फ फ्रॉम फॉलोइंग द ऑर्डर ऑफ द गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल हुज बिगेस्ट एग्जाम्पल वाज द फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर। फिर बाद में देखने के लिए मिला था कि जो सेंट्रलाइजेशन हुआ था बंगाल को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते थे और मद्रास और बॉम्बे को उतना नहीं। तो उसके बाद फिर एंग्लो मराठा वॉर हुआ था 1775 और 82 में। तो ये था रेगुलेटिंग एक्ट और हमारे इवोल्यूशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में। बाद में हम डिस्कशन करेंगे अमेंडिंग एक्ट ऑफ 1781। तो आज का क्लास आप लोगों को कैसा लगा आप लोग ज़रूर कमेंट करिए और फीडबैक भी दीजिए। तो आज का सेकंड क्लास के लिए आपको इतना ही, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए। आज के लिए धन्यवाद।